वेल दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2026 में आई सीरीज ऑपरेशन सफेदा सागर को, जो कि पूरी की पूरी कारगिल के युद्ध पर बेस्ड है। लेकिन यहाँ की पूरी कहानी एयरबेस आर्मी की तरफ से दिखाई गई है कि उस कारगिल युद्ध में उन्होंने अपने ओर से इस जंग में कैसे जीत पाई थी और कैसे साथ दिया था, और साथ ही साथ हमें ये देखने को भी मिलेगा पाकिस्तान ने कैसे धोखा दिया। बाकी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, और आगे चलकर अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसे इस सीरीज के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अब इस सीरीज को शुरू करते हैं। अजय आहूजा तैयार होकर अपना स्कूटर लेकर घर से निकल जाते हैं और इधर गोल्डन एरोस के बेस पर पहुंचते हैं, जहां पर टोनी खुद आहूजा का स्वागत करते हैं और आहूजा को गोल्डन एरोस के सभी पायलट्स के पास ले जाते हैं, जहां पर उनकी क्लास चाव ले रहा होता है। सबसे पहले टोनी अजय आहूजा को सभी से मिलवाते हैं कि वो उनका नया कोच है। टोनी वहां पर सभी से पूछता है कि इंडिया और पाकिस्तान में पीसफुल कंफर्मेशन होने वाला है, इसके बारे में हमारा क्या सोचना है। सभी पायलट एक एक करके अपना जवाब देने लगते हैं, लेकिन बाद में आहूजा बताते हैं कि उन्हें इन सबसे कोई मतलब नहीं है कि पॉलिटिक्स क्या कर रही है। हमारा काम काटना पीटना है, तो हमारा काम वही है, हमें इन सब पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। इसके बाद कहानी पाकिस्तान के रावलपिंडी में जाती है, जहां पाकिस्तान के जनरल मुजफ्फर को देखते हैं। मुजफ्फर का प्लान बहुत खतरनाक है, वह इंडिया पर कैसे लेकर के हमला करके कश्मीर की वादियों को हासिल करना चाहता है, जबकि वहीं पर दूसरी तरफ इंडिया और पाकिस्तान में पीसफुल कंफर्मेशन होने वाला है। इसके बाद पाकिस्तान के इस्लामाबाद रेसिडेंट में सभी बड़े बड़े मंत्रियों की बैठक होती है। वहीं पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी होते हैं। यहाँ भी नवाज शरीफ के सामने वही बात छेड़ी जाती है, कश्मीर वाली बात। लेकिन नवाज किसी तरह शांति और अमन चाहते थे, और वह इसी वजह से इन सब के लिए कोई भी मंजूरी नहीं दे रहे थे। इधर इंडिया में सभी पायलट्स ट्रेनिंग पर होते हैं। धाली और गोभी प्रैक्टिस करने के लिए हवा में उड़ान भरते हैं, लेकिन धाली किसी का भी ऑर्डर नहीं मान रहा था और सीधा वह अपने जहाज को आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाता है, जबकि अंदर केबिन में बैठा चाओ उसके बार बार मना कर रहा था। उसे फ्लाई करने से इसलिए रोका जा रहा था क्योंकि उनके रूट पर क्लाउड था, उसकी वजह से इन्हें दिक्कतें हो सकती थी। लेकिन फिर भी धाली उसकी एक भी बात नहीं मानता और गोपी के साथ बादलों के बीच से निकलता है। जैसे ही दोनों बादलों के बीच जाते हैं, वैसे उनका रडार सिस्टम में प्लेन दिखाई देना बंद हो जाता है। केबिन के अंदर बैठे सभी लोग परेशान हो जाते हैं, जबकि इसकी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बादल के अंदर धाली और गोपी दोनों कड़ी मुसीबत का सामना कर रहे होते हैं। चारों तरफ घुप अंधेरा था, बिजली कड़क रही थी, अगर एक भी बिजली उनके प्लेन पर गिरती तो उनका वहीं भी दी एंड हो सकता था। लेकिन फिर भी धाली और गोपी दोनों बहादुरी दिखाते हुए आसमान को चीरते हुए वापस बेस पर लौट आते हैं। दोबारा से क्लास बुलाई जाती है, लेकिन इस बार अजय आहूजा धाली को कुछ दिन के लिए ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन धाली इसका विरोध करता है और इसी वजह से आहूजा उसके ब्लॉक की संख्या और बढ़ा देते हैं। यानी कि पहले वह 1 हफ्ते के लिए ब्लॉक था, अब वह 2 हफ्ते के लिए ब्लॉक हो चुका था। अब वह हवा में उड़ान नहीं भर सकता था। धाली तब भी सफाई देता है कि उसके पास इन सब के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था, लेकिन तभी बोल्डी एक रास्ता और देता है। वो साफ साफ बताता है कि अगर उस रूट से जाया जाता तो फ्यूल भी कम लगता और वह रास्ता सेफ भी था। लेकिन बाद में धाली स्वीकार करता है कि उसके पास एक और रास्ता था, लेकिन उसने उस रास्ते को चुनने के बजाय बादल के बीच जाने वाला रास्ता चुना। इसके बाद हम कारगिल कश्मीर इंडिया का सीन देखते हैं, जहाँ पर कुछ पाकिस्तानी सैनिक वहाँ पर घुसकर सारी चीजों की जांच कर रहे थे। जांच पता करने के बाद वह तुरंत ही मुजफ्फर के पास कॉल करते हैं और उन्हें बताया जाता है कि यानी कि वहाँ की पोस्टें खाली थी और उनके पास मौका था कि वो वहाँ पर जाकर हक जमा सके। पाकिस्तान के सभी बड़े बड़े अधिकारी मिलकर इसी मिशन पर काम करना शुरू कर देते हैं, जबकि इन सब के बारे में नवाज शरीफ को कुछ पता ही नहीं था। इधर धाली काफी ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि उसे ब्लॉक कर दिया गया था, लेकिन उसके बाकी के साथी जैसे कि कॉफी और संगी बताते हैं कि हमें आहूजा के घर जाकर उन्हें परेशान करना चाहिए, और वे सभी बाइक लेकर आहूजा के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। इधर हम एसटीडी बूथ में देखते हैं, जहाँ पर बोल्डी अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड काफी ज्यादा परेशान थी और वह बोल्डी से कह रही थी कि वो आकर उसे लेकर जाए और वो दोनों भाग के शादी कर लें, लेकिन बोल्डी इससे साफ मना करता है। थोड़ी ही देर में वे सभी बाइक लेकर बोल्डी के पास आते हैं और उसे भी साथ चलने को कहते हैं। थोड़ी ही देर में सभी लोग आहूजा के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां माहौल बहुत ही अजीब था। उन सबको लगा था कि वह बैठकर पार्टी शादी करेंगे, लेकिन माहौल उल्टा पड़ जाता है। आहूजा की पत्नी अलका उन सब के लिए खाना बनाना चाहती थी और इसी वजह से सारी सब्जियां जैसे आलू, प्याज, टमाटर ये सभी लाकर उन सबके सामने रख दिया जाता है। अलका कहती है कि वे सब्जियां काट दें, वो खाना बना देगी। आहूजा मन ही मन मुस्कुराता रहता है। उसका साफ कहना होता है, ये घर अलका मैम का है, मैं तो यहाँ सिर्फ रहता हूँ, पर मजबूरन सभी वो काम करने लगते हैं।
खाना खाने के दौरान धाली बोल्डी का वॉलेट ले लेता है, जबकि बोल्डी धाली से तुरंत ही वॉलेट वापस करने को कहता है। दोनों के बीच में काफी देर छीना झपटी होती है, लेकिन आखिर में बोल्डी झटके से एक बार अपना वॉलेट अपने पास खींच लेता है और उस झटके की वजह से धाली के नाक पर गहरी चोट लगती है और खून भी गिरने लगता है। अजय और अलका शांत होकर यह सब देखते हैं, लेकिन कोई भी जवाब नहीं देते। इधर पाकिस्तान में मुसरार आकर नवाज शरीफ से मिलते हैं। नवाज शरीफ को भी अब पता लग गया था कि उन्हें अर्जेंट में कब्जा करने के लिए ढेर सारे सैनिकों की जरूरत है और कई सारे सैनिक अभी लीव पर हैं और उनकी छुट्टी कैंसिल करनी पड़ेगी। लेकिन मुसरार नवाज को यह यकीन दिलाता है कि वे सभी यह काम सिक्योरिटी के पर्पस पर कर रहे हैं और इसी वजह से नवाज उन्हें इसकी इजाजत दे देता है। इधर गोल्डन एरोस के बेस पर एक लड़की आती है। उस लड़की का नाम था माधवी। लड़की आकर तुरंत ही बाहर खड़े गार्ड से टोनी के बारे में पूछती है, जिसके बाद उसे अंदर ले आया जाता है और इसके अगले हिस्से में हम देखते हैं बोल्डी भागता हुआ टोनी के केबिन में पहुंचता है, जहां पर पहले से ही माधवी बैठी हुई थी और हमें यहीं पर पता लगता है कि बोल्डी की गर्लफ्रेंड माधवी ही है और वह अपना घर बार छोड़कर यहाँ पर आ चुकी है। वहीं पर अजय आहूजा भी खड़ा होता है। अब सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि माधवी रहेगी कहाँ। तब अजय आहूजा बताता है कि वो उनके घर पर स्टे कर सकती है, इससे अलका को भी अच्छा लगेगा और फिक्स हो जाता है कि माधवी अलका के ही घर रहेगी। सभी पायलट्स की अगली क्लास के दौरान उन्हें बता दिया जाता है कि उन सभी के टीममेट को अलग अलग कर दिया गया है और वह थाली को भी अनब्लॉक कर देते हैं। जब थाली अपने टीममेट को जाकर चेक करता है तो वहाँ पर थाली के साथ बोल्डी का नाम था। दोनों के विचार नहीं बना करते थे, लेकिन फिर भी आज उन्हें एक साथ काम करना पड़ेगा। क्लास के दौरान आहूजा उन्हें बताते हैं कि उन्हें रडार सिस्टम में एक तरह के ग्लिच का उपयोग करके किसी के भी दुश्मन को चकमा दिया जा सकता है। अगर 5 फाइटर जेट को साथ में ही उड़ाया जाए, उन्हें करीब करीब करा जाए तो उनके जो पॉइंट होते हैं जो रडार में दिखाई देते हैं वे 5 की जगह एक बोल्ड बिंदु दिखाई देगा, जिसकी वजह से दुश्मन को लगेगा कि यह कोई पैसेंजर प्लेन है और वे जब तक समझ पाएंगे तब तक हम अलग होकर हमला कर देंगे। और इसी की प्रैक्टिस करने के लिए आहूजा उन सबको उड़ान भरने को कहता है। वे सभी प्रैक्टिस में होते हैं, लेकिन यहाँ पर बोल्डी काफी ज्यादा घबरा चुका था क्योंकि अभी उसके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर था। एक तो उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ पर आ चुकी थी और वह दूसरा अपनी ट्रेनिंग इसी वजह से ठीक से पूरी नहीं कर पा रहा था। सभी पायलट अपनी अपनी स्पीड को अच्छी तरह से मेंटेन कर रहे थे, जबकि वहीं पर बोल्डी अपनी स्पीड को बार बार घटा बढ़ा रहा था। हालांकि वह इन सबको जानबूझकर नहीं कर रहा था, बल्कि वह काफी ज्यादा पैनिक हो चुका था और इसी वजह से लास्ट में वह मिशन अबॉर्ट कर देता है ताकि सभी जहाज एक दूसरे से दूर हो जाएं, क्योंकि बोल्डी अपना कंट्रोल खो चुका था। तुरंत ही सारे जहाज अलग हो जाते हैं। शाम को सभी इकट्ठा बैठते हैं। वहाँ पर बोल्डी अपनी गलती मानता है, लेकिन टोनी उसे ध्यान रखने को कहते हैं ताकि अगली बार ऐसी गलती ना हो। इसके बाद हम पाकिस्तान के सकार्डू आर्मी बेस पर पहुँचते हैं, जहाँ पर एक ऑफिसर जावेद के पास जाता है। वह अक्सर वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर आतंकवादी जैसे कुछ लोग मौजूद थे, जिनको कि मुजाहिदीन कहा जाता है। तब जावेद उस अफसर को ले जाकर के सभी मुजाहिदीन को दिखाता है और बताता है कि ये लोग मुजाहिदीन नहीं है, बल्कि उन्हीं के भेष में अपने सोल्जर हैं। अगर हम इनसे इंडिया पर हमला कराएंगे तो पाकिस्तान आर्मी का कोई नाम भी नहीं आएगा और हम साफ कह देंगे कि यह काम मुजाहिदीन का है और हम उन पर हुकूमत नहीं कर सकते, और ऐसे में हमारा काम भी हो जाएगा और हम पर कोई शक भी नहीं करेगा। अफसर वह खबर लेकर तुरंत ही रावलपिंडी पहुंचता है और मुस्कुरार को इन सब के बारे में जानकारी देता है, लेकिन मुस्कुरार को सब कुछ पहले से ही पता था। वो अंदर केबिन में ले जाकर उसे सारा प्लान समझाता है, जबकि वो अफसर बताता है कि इसके बारे में नवाज साहब को कुछ नहीं पता है, क्या उन्होंने परमिशन दी है। लेकिन मुस्कुरार का साफ कहना होता है जब टाइम आएगा तो वो सारे अप्रूवल पास करा लेगा। इसके बाद हम सारे मुजाहिदीन को देखते हैं जो कश्मीर की तरफ लाइन लगाकर अलग अलग पॉइंट की ओर बढ़ रहे थे, और इसी के साथ यह फर्स्ट एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दूसरे एपिसोड की शुरुआत में आखिरकार वह दिन आ गया था जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों पीसफुल होने वाले थे, लेकिन पाकिस्तान के कुछ अधिकारी ऐसे थे जो इस चीज के बिल्कुल खिलाफ थे। उनमें से सबसे बड़ा नाम मुशर्रफ का था। इधर हम वापस से बोल्डी का सीन देखते हैं, जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड उसके ऊपर शादी करने के लिए काफी ज्यादा प्रेशर बना रही थी, लेकिन बोल्डी बताता है कि यहाँ पर मामला पहले से ही ज्यादा गंभीर है और वह अपनी प्रैक्टिस भी ठीक से नहीं कर पा रहा है, और इसीलिए वह माधवी को वहाँ से जाने को कहता है, क्योंकि माधवी का कहना यह होता है कि वो अपने घर से रिश्ते नाते तोड़ कर आई है।
लेकिन बोल्डी ट्रेनिंग करते समय काफी ज्यादा पैनिक होता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। यह देखकर उसके बाकी के साथी उसे आराम करने को कहते हैं। इधर पाकिस्तान और इंडिया के पीसफुल सभा में वाजपेयी जी अपना अच्छा सा भाषण देते हैं और शांति और अमन के लिए बताते हैं, लेकिन यह सब चीज मुशर्रफ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। उसका मानना था कि इंडिया द्वारा यह सब एक चाल है और वह इसी वजह से अटल जी को सैल्यूट भी नहीं करता। उसके इस हरकत की वजह से नवाज शरीफ मुशर्रफ के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा भिगोते हैं। इधर माधवी और अलका दोनों आपस में बात कर रहे थे। दोनों अपने अपने रिश्ते के बारे में अपनी अपनी कहानियां सुना रहे थे कि अलका को अजय आहूजा से कैसे प्यार हुआ और माधवी और बोल्डी दोनों एक दूसरे से कैसे मिले। एक दिन अजय अपनी पत्नी के साथ टोनी और उसकी पत्नी के घर जाता है और वहाँ पर खाना खा रहा होता है। तभी वहाँ पर बोल्डी आता है और बताता है कि वह कुछ दिनों के लिए ट्रैवल बेस में जाना चाहता है ताकि उसका यहाँ प्रेशर कम हो जाए और वह सारी चीजें समझ पाए। दरअसल बात यहाँ पर यह थी कि अभी बोल्डी जिस क्वार्टर में काम कर रहा था उसमें रिस्क काफी ज्यादा था। यहाँ पर जंग के लिए लड़ने जाना पड़ता था और इसी वजह से माधवी के जो पेरेंट्स थे उसके शादी के लिए नानुकुर कर रहे थे। अगर वह स्पोर्ट्स कोटे में या किसी दूसरे कोटे में चला जाएगा तो वहाँ पर रिस्क रहेगा ही नहीं और उसकी और माधवी की शादी बड़े ही आराम से हो जाएगी। बोल्डी की इस मांग का कोई भी जवाब नहीं देता और बोल्डी वहाँ से चला जाता है। इधर आखिरकार पीसफुल समझौता पूरा होता है और हम यहाँ पर रियल फोटोज भी देख पाते हैं। बेस पर से बोल्डी गायब था और कोई भी उसे ढूंढने पर भी मिल नहीं रहा था। इसी वजह से ढाली आहूजा के पास आकर कहता है कि हमें बोल्डी को रिप्लेस कर देना चाहिए। उसके ऊपर काफी ज्यादा मेंटल प्रेशर है और वह ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। लेकिन अजय आहूजा इसका कोई जवाब नहीं देता और घड़ी देखते हुए बताता है कि शाम को सभी अपनी अपनी बाइक लेकर ग्राउंड में मिले। इधर पाकिस्तान में रात को मुशर्रफ नवाज शरीफ के पास कॉल करता है और भारत के खिलाफ नवाज शरीफ को भड़काने लगता है और खुद नवाज को वहाँ ठंडियों की वादियों में बुलाता है ताकि वो वहाँ का दृश्य देखकर अपना मन बदल सके और नवाज शरीफ इसके लिए राजी हो जाते हैं। इधर ट्रेनिंग ग्राउंड में सभी लोग अपनी अपनी बाइक्स लेकर पहुंचते हैं। वहां पर अजय आहूजा सभी को रस्सी देता है और उन्हें बताता है कि उनकी बाइक की पोजीशन बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे कि प्लेन की पोजीशन थी और उन्हें बिल्कुल उसी रूट पर चलना होगा। लेकिन ट्विस्ट है कि बाइक में बांधी गई रस्सी टूटनी नहीं चाहिए। अगर वह रस्सी टूटी तो उन्हें दोबारा से उसी पॉइंट से शुरू करना होगा और यह तब तक चलेगा जब तक वह फाइनली सफल नहीं हो पाते। सभी बाइक्स को आपस में रस्सियों से बांध दिया जाता है और सभी आगे पीछे चलने लगते हैं और इसी वजह से रस्सियां टूट जाती। दरअसल कोई भी एक दूसरे से मेल मिलाप नहीं करके चल रहा था। कोई अपनी बाइक की स्पीड ज्यादा कर देता था तो कोई कम कर देता था और इसी वजह से रस्सियां बार बार टूट जा रही थी और उसमें सबसे ज्यादा गलती बोल्डी की लगती थी क्योंकि वह मेंटली प्रेशर में था और उसे बीच में ही रखा गया था। इसी बात को लेकर सभी टीममेट के बीच में बहस होने लगती है जबकि अजय चुपचाप देख रहा था और सीटी मारकर उन सभी को वापस पॉइंट पर बुलाता है। इस बार बोल्डी खुद कहता है कि वो सिर्फ 40 की स्पीड में चलेंगे और 40 की स्पीड फिक्स करते ही सभी दोबारा से आगे चलने लगते हैं। सभी बार बार स्पीड मीटर देखकर आगे रूट पर बढ़ते जा रहे थे और फाइनली वे सभी कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद अजय उन सबकी स्पीड मीटर में सेलो टेप लगा देता है जिसकी वजह से स्पीड मीटर पर दिखना बंद हो जाता है। अजय का कहना होता है कि स्पीड मीटर देखकर कोई भी गाड़ी आराम से चला लेगा। अब वे सभी स्पीड मीटर से बिना देखे बाइक से चलाना शुरू करते हैं और वे सभी तय कर लेते हैं कि वे सभी एक दूसरे के तालमेल को देखकर बाइक की स्पीड को घटाए बढ़ाएंगे और वो तालमेल करते करते दोबारा से फिर से सफल हो जाते हैं। यह देखकर अजय मुस्कुरा देता है। इधर अगली सुबह नवाज शरीफ बर्फ की वादियों पर आते हैं। वहाँ पर मुशर्रफ उन्हें बर्फ की वादियाँ दिखाता है और उन्हें कुछ ऊंटी चट्टानें दिखाता है कि उन्हें वहाँ पर कब्जा करना है और खुशी खुशी में नवाज शरीफ उन्हें इजाजत दे देते हैं। इधर दोबारा से सभी फाइटर्स अपने अपने प्लेन लेकर उसी रूट पर चलने लगते हैं। इस बार टोनी और आहूजा भी साथ थे। वे लोग आगे जा ही रहे थे तभी दुश्मन के प्लेन उनके सामने आ जाते हैं, लेकिन फिर भी दुश्मन के प्लेन को डिस्ट्रैक्ट करते हुए वे सभी वहाँ की तस्वीरें क्लिक कर लेते हैं और बड़े ही सफाई के साथ वापस बेस पर लौट आते हैं। अपनी इस सफलता को लेकर शाम को सभी पार्टी भी करते हैं। इधर बोल्डी माधवी को बेस पर ले जाता है और वहाँ पर खड़े फाइटर जहाज दिखाता है और उसमें से बैठाता भी है और बताता है कि वह दोनों से प्यार करता है। उसे फाइटर जेट उड़ाना भी पसंद है और वो उसके साथ भी रहना चाहता है। वो किसी को भी छोड़ना नहीं चाहता। माधवी भी उसकी बात समझ जाती है। इसके बाद वे दोनों भी पार्टी में लौटकर डांस वांस करते हैं। अब कहानी 5 मई 1999 3 महीने आगे जाती है। इंडिया के सोल्जर वापस अपने पॉइंट के लिए लौट रहे थे तभी उनके ऊपर अचानक गोलीबारी शुरू हो जाती है। दरअसल पाकिस्तानी आर्मी वहां पर पहले ही
कब्जा कर चुकी थी और थोड़ी ही देर में इंडिया के सारे सैनिकों को ढेर कर दिया जाता है। जब यह खबर आर्मी के बेस पर पहुंचती है तो हर जगह हड़कंप मच जाता है। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह हमला कौन कर रहा है। सभी को पहले लगता है कि इन सब में पाकिस्तान का हाथ होगा, लेकिन आगे चलकर हमें पता लगता है कि पाकिस्तान ने इन सब चीजों से साफ इनकार कर दिया है। उसका कहना है कि वे सभी मुजाहिदीन हैं, इसमें पाकिस्तान आर्मी का कोई भी हाथ नहीं है। लेकिन फिर भी इंडियन आर्मी का शक था और इसी वजह से पटनी अपने साथी के साथ हेलीकॉप्टर से वहां का निरीक्षण करना चाहते थे ताकि पता लगाया जा सके कि उन बेसों पर किसने कब्जा किया है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं अजय अलका को जीप चलाना सिखा रहा था। तभी वहाँ पर टोनी और एक अफसर आता है। अजय तुरंत ही गाड़ी से निकलकर उनके पास जाता है और एक खामोशी सी नजरों से अलका की तरफ देखता है और अलका समझ जाती है कि कोई मुसीबत आ चुकी है। उसी के साथ यह दूसरा एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तीसरे एपिसोड की शुरुआत में हम 15/1999 का सीन देखते हैं। कारगिल वार का आज 12वां दिन है और युद्ध अभी भी जारी है और अभी इन सब के बारे में नवाज शरीफ को कुछ भी नहीं पता है और मुशर्रफ तय करता है कि अब वह सारी सच्चाई नवाज शरीफ को बता देगा। इधर टोनी की पत्नी गोल्डन एरोज में टोनी को छोड़ने तक जाती है। उधर अजय और उसकी पत्नी दोनों अजय की पैकिंग कर रहे होते हैं। अजय की पत्नी उसके लिए एक स्वेटर बुन रही थी और बार बार उसका नाप ले रही थी। अजय बताता है कि वह अपने जन्मदिन से पहले ही लौट आएगा और वह जल्दी से अलका को सल्यूट करते हुए वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर में अलका कुछ याद आता है। वह दौड़ते हुए बाहर जाती है, लेकिन जैसे ही वह बाहर जाती है तो देखती है कि अजय की बस वहाँ से जा चुकी थी। दरअसल अजय उसके बाकी के साथी श्रीनगर जाने वाले थे ताकि वो वहाँ रहकर इस मिशन पर काम कर सकें। इधर मुशर्रफ नवाज शरीफ को सारी की सारी जानकारी दे देता है कि वह कैसे इंडिया में घुसे और कैसे पाकिस्तान आर्मी को उन्होंने मुजाहिदीन बताकर इंडिया में छोड़ रखा है और कोई भी उन सब के ऊपर शक नहीं कर रहा है। अगर जब भी कोई पूछे तो साफ बता देना है कि वे हमारे लोग नहीं हैं, बल्कि वो मुजाहिदीन हैं और हम उन पर हक नहीं चला सकते। इधर एयरबेस पर पट ने सभी को इकट्ठा करके समझा रहे थे कि पाकिस्तान का मानना है कि इसमें उसका कोई भी हाथ नहीं है और इसी वजह से वे सभी हमला करने के लिए एलओसी क्रॉस नहीं कर सकते। उन्हें जो कुछ करना है एलओसी के इसी पार रहकर करना है। इधर कहानी आगे बढ़ती है। नवाज शरीफ मुशर्रफ की बातों से साफ इनकार कर देते हैं। उनका साफ कहना होता है कि जो भी आतंकी वहाँ पर भेजे गए हैं उन सभी को वापस बुला लिया जाए। वे इंडिया के साथ शांति के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन मुशर्रफ को यह चीज मंजूर नहीं थी। जब नवाज मीटिंग से लौटते हैं तो उन्हें समझाया जाता है कि अगर मुशर्रफ ने यह चीज अकेले हासिल कर ली तो इसमें नवाज की क्या अहमियत रह जाएगी। इसी वजह से उसे समझाया जाता है कि नवाज को मुशर्रफ का साथ देना चाहिए। इधर अजय और टोनी जानकारी देते हैं कि हमारे दुश्मन पहाड़ी के ऊपर बैठे हैं और हम उस पहाड़ी के सीधे हमला नहीं कर सकते और इसी वजह से हमें घाटियों के बीच से जाना होगा और पहाड़ के ऊपर चढ़ के आर पार निकल जाना होगा और साथ ही साथ हमें तस्वीर भी खींचनी है ताकि हमें पता लग सके कि वे आतंकी कहां छुप कर बैठे हैं। 21 मई 1999 के दिन कारगिल वार का 18वां दिन था। टोनी और अजय तुरंत ही अपने एयरबेस पर अपना अपना एयरक्राफ्ट लेकर वहां से निकल पड़ते हैं। दोनों प्लान के अनुसार घाटियों के बीच से गुजरकर पहाड़ तक जाने वाले थे, लेकिन घाटियों के बीच गुजरना उनके लिए आसान काम नहीं था। लेकिन फिर भी वह किसी तरह घाटियों से गुजरते हैं बिना किसी पहाड़ से टकराए और पहाड़ के ऊपर आसमानी की तरफ उड़ जाते हैं। जैसे ही वहाँ मौजूद आतंकवादियों को जहाज की आवाज सुनाई देती है, वह सारे वेपन्स को सफेद चादर से ढक देते हैं ताकि वो भी वहाँ की बर्फ से मिल जाएं और वे सभी खुद वहाँ बने चेक पॉइंट्स पर छुप जाते हैं ताकि किसी का भी उनकी नजर न पड़े। टोनी और अजय वहाँ पर घूम घूम कर बार बार हर चीज की तलाश कर रहे थे कि कोई उन्हें अनयूजुअल एक्टिविटी मिले, लेकिन वहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। सब कुछ बिल्कुल खाली सा लग रहा था और इसी की जानकारी लेने के लिए वह काफी पास से गुजरते हैं और फोटोज क्लिक करते हैं और वापस अपने बेस पर लौट आते हैं। इधर नवाज शरीफ भी अब बाकी के साथियों की बात मान चुका था और वह जाकर मुशर्रफ से मिलता है और माफी मांगता है और हर चीज की परमिशन दे देता है। इधर एयरबेस पर ही सभी लोग सरप्राइज देकर अजय का बर्थडे मनाते हैं, लेकिन जब वे सभी जो फोटोज खींच कर लेकर आए थे, जो उनकी जांच कर रहे थे, तो उन्हें एक अजीब तरह का पैटर्न मिला। वे उसे निकाल कर प्रिंटर पर चलाते हैं, जहाँ पर वह देख पाते हैं कि एक अजीब तरह की रेखा वहाँ से गुजर रही थी, जबकि पहले की तस्वीर में वह रेखा दिखाई नहीं दे रही थी, यानी कि वह कोई रास्ते जैसा बन चुका था और वहाँ से बार बार आवागमन हो रहा था। यह सारी चीजें वाजपेयी तक भी पहुंचाई जाती हैं, लेकिन उनका अभी भी मानना था कि इन सब चीजों में पाकिस्तान का हाथ नहीं हो सकता, क्योंकि वे तो अभी अमन शांति करके आए थे। इधर ड्रग सेक्टर में कारगिल इंडिया में पटने और एयरफोर्स के हेड देशमुख वहाँ की एरिया की जांच कर रहे थे। दोनों बातें करते हैं तो पता लगता है कि वे किसी भी कीमत पर
एलओसी को पार करके हमला नहीं कर सकते, क्योंकि इन सब में पाकिस्तान अपने हमले को मानने को तैयार नहीं है और हम एलओसी पार करके हमला करेंगे तो यह रूल के खिलाफ होगा। इसी बीच हम रियल फुटेज भी देखते हैं, जहाँ पर पता लगता है वाजपेयी जी ने बयान दिया था कि इस सबके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, और वह धीरे धीरे खबर को हर जगह फैल जाती है। पाकिस्तान में भी सभी लोगों को पता लग जाता है और इसी वजह से नवाज शरीफ तुरंत ही वाजपेयी जी के पास कॉल करते हैं और उनसे बात करके बताते हैं कि वे गलत इल्जाम लगा रहे हैं, इसमें पाकिस्तान का कोई भी हाथ नहीं है। वे लोग जो वहाँ पर हमला कर रहे हैं वे सभी मुजाहिदीन हैं और हम उन सब पर रोक नहीं लगा सकते। लेकिन फिर भी वाजपेयी जी का साफ कहना था, अगर लोग उनके हैं तो हमला उन्हीं की तरफ से माना जाएगा। वाजपेयी जी की यह बात सुनकर नवाज भी शर्मिंदा हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें सच पता था कि गलती उनके ही है। अब आता है 27 मई 1999 का दिन। कारगिल वॉर के अभी 24 दिन भी हो चुके हैं। आहूजा और धाली अपना अपना जहाज लेकर वहाँ की फोटोज कैप्चर करने के लिए निकल पड़ते हैं, जबकि इसी के दूसरी तरफ डैश और निशांत वे लोगों भी हमला करने के लिए वेपन्स के साथ वहाँ के लिए निकल चुके थे। जैसे मुजाहिदीनों को पता लगता है कि 2 लड़ाकू विमान उनकी तरफ आ रहे हैं, वह तुरंत ही टारगेट फिक्स करने लगते हैं। लेकिन जहाजों में मूवमेंट काफी ज्यादा होती है तो बिना टारगेट लॉक वे मिसाइल छोड़ देते हैं और डैश और निशांत दोनों उस हमले से बच जाते हैं। लेकिन वह इसी बचाव में निशांत अपने प्लेन को इतना ऊपर ले जाता है कि उसका प्लेन का इंजन काम करना बंद कर देता है और वो जाकर एक जगह पर क्रैश कर जाता है। इस हमले के दौरान डैश वहाँ से तुरंत ही वापस आ जाता है, क्योंकि उसे पता था कि वहाँ पर खतरा है। लेकिन जैसे ही यह बात धाली और अजय को पता लगती है तो अजय तुरंत ही निशांत के प्लेन को ढूंढने के लिए वहाँ की तरफ निकलने लगता है। लेकिन धाली भी उसके साथ जाना चाहता था। अब धाली के प्लेन में फ्यूल कम था और इसी वजह से उसे जाने नहीं दिया जाता, जबकि अजय को भी बार बार मना किया जा रहा था कि वहाँ पर मामला गंभीर है, उसे अकेले नहीं जाना चाहिए। और उसके साथ ही साथ उसके प्लेन में कोई वेपन्स भी नहीं लगे हैं कि वो अपने आप को कवर दे सके। लेकिन फिर भी अजय किसी की बात नहीं मानता और निशांत के प्लेन को ढूंढने के लिए वहाँ पर निकल जाता है। थोड़ी ही देर में मुजाहिदीन देखते हैं कि एक और प्लेन उनकी तरफ आ रहा था। अब उन्होंने तय कर लिया था कि इस बार यह टारगेट उनके हाथों से नहीं छूटना चाहिए। अजय काफी देर वहां पर सर्च करने के बाद आखिरकार निशांत के प्लेन की लोकेशन पता लगा लेता है और वहां के कोऑर्डिनेट्स अपने साथियों के पास भेज देता है। लेकिन अजय को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अभी उसके साथ क्या होने वाला है। तभी पीछे से वे आतंकवादी उसके प्लेन पर हमला कर देते हैं। अजय अपने प्लेन को हर जगह बचाने लगता है, इधर उधर घुमाता है, लेकिन मिसाइल उसका पीछा नहीं छोड़ती और आखिरकार मिसाइल उसके प्लेन से आकर टकरा जाती है और एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। रडार से उसका प्लेन गायब हो जाता है। लेकिन फिर भी अजय किसी तरह अपना पैराशूट खोलकर वहां से उड़ान भरता है और इसी के साथ यह तीसरा एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। चौथे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अजय एक नदी के किनारे लैंड करता है। वह तुरंत ही अपना पैराशूट समेटता है और जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगता है। एक जगह वह पत्थरों के पास रुककर अपना कंपास और मैप चेक करता है। तब जाकर उसे पता लगता है कि वो अभी एलओसी क्रॉस कर चुका है और पाकिस्तान के एरिया में है। इधर टोनी और धाली को जैसे ही पता लगता है कि अजय एलओसी पार कर चुका है, वे अजय को वहां से वापस लाने के लिए तैयारी करने लगते हैं। वे हेलीकॉप्टर में भी बैठ जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर पटने आते हैं और बताते हैं कि उनका वहां पर जाना खतरनाक होगा और वहां से जाने की परमिशन रद्द कर दी जाती है। इधर कुछ ही देर में अजय को पाकिस्तान आर्मी द्वारा पकड़ लिया जाता है। इधर एयरबेस पर पटने सभी को बताते हैं कि वे सभी ऑपरेशन सफेदा को रद्द कर रहे हैं। इससे टोनी बहुत नाराज होता है। एक तो उन्हें एलओसी के अंदर से हमला नहीं करने दिया जा रहा था, जब वह एलओसी के बाहर से हमला कर रहे थे तो उन्हें रोक दिया गया। पटने टोनी को बताता है कि उसे भी इस बात का गुस्सा है, लेकिन वो इन सब में कुछ नहीं कर सकता। पिछले 2-3 दिनों में उसके काफी ज्यादा सैनिक मारे जा रहे हैं और इसी वजह से हमें कुछ दिनों के लिए शांत होना पड़ेगा। उन्होंने अपना ऑपरेशन सफेदा इसलिए रुकवा दिया क्योंकि बिना एलओसी के बाहर जाए हमला करने के लिए उन्हें मिराज की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि प्लेन अभी रेडी हैं, लेकिन अभी उनके बॉम्ब्स तैयार नहीं हुए हैं। उनके बॉम्ब्स को अभी तैयार किया जा रहा है, जिसमें कि लगने वाला था समय। हम देखते हैं कि सेंगी भी वहीं पर गया होता है जहां पर मिराज के बॉम्ब्स तैयार किए जा रहे थे। तभी सेंगी के पास बोल्डी का कॉल आता है। सेंगी वहां पर धाली के बारे में पूछता है। तब बोल्डी बताता है कि वह जब से वहां से वापस आया है तब से अपने आप को ही कोस रहा है। उसका कहना है कि अगर वह उस दिन अजय सर को अकेले नहीं जाने देता तो आज वह उसके साथ होते। इधर वाजपेयी जी को जैसे ही पता लगता है कि उसके 2 सैनिक पाकिस्तान के कब्जे में हैं, तो वह तुरंत उन्हें छुड़ाने का आदेश दे देते हैं। इधर अजय आहूजा को पकड़कर पाकिस्तान बेस में ले आया जाता है। उन्हें मारा पीटा जाता है और उनसे सवाल किया जाता है कि वह पाकिस्तान के अंदर किस मकसद से घुसे थे। अजय का साफ कहना होता है वो यहाँ पर गलती से लैंड कर गए और उनके प्लेन में कोई हथियार भी नहीं था। उनका हमला करने का
कोई भी विचार नहीं था, लेकिन फिर भी अजय की कोई भी बात नहीं सुनी जाती। उसे बेरहमी से पीटा जाता है। इसकी थोड़ी ही देर बाद आहूजा के पास लेफ्टिनेंट अजय जाते हैं। उनका कहना था कि अगर वह कुछ कबूल कर ले तो उन्हें यहाँ से छोड़ दिया जाएगा और वह वापस इंडिया जा सकते थे। आहूजा इसके लिए मान जाते हैं। इधर हम मुशर्रफ को देखते हैं जो कि चाइना से मदद मांगने गया था, लेकिन चाइना इसके लिए साफ मना कर देता है, क्योंकि चाइना को भी पता लग गया था कि कश्मीर में जो लोग छुप कर बैठे हैं वह पाकिस्तान के ही आर्मी के लोग हैं। इसके बावजूद भी पाकिस्तान उन्हें अपना नहीं कह रहा है। इधर अजय के सामने बयान के लिए कैमरा रखा जाता है। उसके बयान में लिखा गया था कि मैं स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा यह बयान अपनी मर्जी और होश हवास में दे रहा हूँ। आज 27 मई 1999 को जब मैं पाकिस्तान के मिलिट्री बेस पर हमला करने की कोशिश कर रहा था, उस पर्चे में ये सब लिखा गया था। लेकिन जैसे ही अजय को पता लगता है कि वह बयान बिल्कुल गलत है, तो वो उस बयान को देने से मना कर देता है और अजय बताते हैं कि वे अपनी देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। हालांकि अजीज उन्हें बहुत ऑफर देते हैं कि उन्हें लंदन भेज दिया जाएगा, वो अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल खुशी के साथ रहेंगे। लेकिन अजय ऐसा नहीं करने वाले थे, क्योंकि वह एक सच्चे देशभक्त थे। इसी के दौरान हम कुछ लोग को देखते हैं जो एक ही वैन में बैठकर सारी बातों को रिकॉर्ड कर रहे थे। अब अजय को एलओसी के किनारे ले जाया जाता है और वहीं पर उन्हें गोली मार दी जाती है। गोली खाते समय अजय आहूजा सर के लफ्ज पर सिर्फ एक नाम था, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। पूरे घाटी में गोली की आवाज गूंज उठती है। जब अलका अपनी बाकी के साथियों के साथ बैठे हुए तभी मुंह लटकाए वहां पर माधवी आती है। उसका चेहरा देखकर टोनी की पत्नी समझ जाती है कि कोई बुरी खबर है। अलका भी माधवी का चेहरा देखती रहती है। इधर टोनी के पास पटने आता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है और ना में मुंडी हिलाता है और सॉरी कहता है। टोनी को भी समझ आ चुका था कि अब अजय नहीं रहा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। डॉक्टर एक एक जख्मों के बारे में बताता है। अजय के पेट पर कई सारे सिगरेट के जलने वाले निशान थे। उन्हें बहुत ज्यादा बेरहमी से तड़पाया गया था। इसके बाद शहीद अजय आहूजा के पार्थिव शरीर को उनके परिवार तक ले जाया जाता है। इसी के साथ साथ हम इस सीरीज में कुछ रियल फोटोज भी देखते हैं। सिर्फ उनके पार्थिव शरीर को बड़े ही सम्मान के साथ सलामी देते हुए जला दिया जाता है। अलका की आंखों में ना ही कोई आंसू था और ना ही चेहरे पर कोई मुस्कान। बस उसका शरीर ऐसे हो चुका था जैसे बेजान का कोई शरीर हो। उसके आंसू जैसे सूख चुके थे, बल्कि झपक नहीं रही थी। जब यह बात सेंगी को पता लगती है तो वो भी काफी ज्यादा भावुक होता है। उसकी आंखों से भी आंसू निकल पड़ते हैं। वह तुरंत ही अपने कमांडर सैंडी से विनती करता है कि वो अपने परिवार के साथ वापस जाना चाहता है, यानी कि वही परिवार जहाँ बोल्डी और धाली रहते हैं। इधर जब टोनी अपने घर पर आता है तो वो भी काफी ज्यादा टूट चुका होता है। उसकी पत्नी उसे समझाती नहीं बल्कि उसे सलाह देती है, उसे कैसे भी करके जवाब देना होगा। टोनी तुरंत ही सैंडी के पास कॉल करता है और मिराज के बारे में जानकारी लेता है। वहाँ पर पता लगता है कि अभी मिराज को तैयार होने में समय लगने वाला है। लेकिन अब टोनी रुकने वाला नहीं था। वह अगले दिन पटने के सामने एक नया प्लान रखता है। वह बिना एलओसी को पार किए और बिना एलओसी तक पहुँचे दुश्मनों के ऊपर हमला कर सकते हैं। वह उसी बॉम्ब्स को गिराएंगे और इस तरीके की गिराएंगे ताकि वह डायरेक्ट टारगेट पर जाए। हालांकि यह काम बहुत ही इम्पॉसिबल था, लेकिन फिर भी टोनी की समझदारी और सूझबूझ देखकर पटने इसके लिए तैयार हो जाते हैं और वह पटने को 3 दिन का समय देते हैं। और इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में हम देखते हैं वो उसी बॉम्ब गिराने की तैयारी करते रहते हैं। हर बार उनका बॉम्ब टारगेट से 700 से 800 मीटर की दूरी पर गिर रहा था और उन्हें इसी को फिक्स करने के लिए हर चीजों की जांच करनी पड़ती है, जैसे कि हवा किस दिशा में चल रही है, कितनी ऊंचाई से अगर बॉम्ब फेंका जाए तो टारगेट पर जाएगा। इन सब को देखते हुए कई बार प्रैक्टिस की जाती है। अलग अलग पायलट्स अलग अलग तरह से बॉम्ब्स गिराते हैं और आखिरकार धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते उनका जो मीटर का दायरा था वह कम होने लगता है। लेकिन फिर भी वह उतने करीब नहीं पहुंच पा रहे थे। अब उनका तीसरा दिन होता है और वही उनका आखिरी दिन था। अब टोनी तय करता है कि वह टारगेट के कुछ देर पहले ही उस बॉम्ब को नीचे गिरा देंगे और इस बार ऐसा ही किया जाता है। जैसे ही वो ऐसा करते हैं उन सब का दायरा 200 मीटर तक पहुंच जाता है और इसी स्ट्रेटजी को समझते हुए वो इस पर और भी ज्यादा काम करते हैं और वे सभी अब फाइनली हवाई हमले के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार थे। टोनी अपने साथी के रूप में थॉली को चुनता है और अब 7 जून 1999 कारगिल युद्ध के 35वें दिन पर पाकिस्तान से कुछ लोग इंडिया आते हैं और वाजपेयी जी से मिलते हैं। उनका साफ कहना होता है कि वे सभी लगातार पाकिस्तान के एलओसी पर हवाई हमले कर रहे हैं और इस पर पाकिस्तान अभी भी चुप है। उन सभी का कहना होता है कि इन सब में पाकिस्तान का कोई हाथ ही नहीं है।
वे सभी अभी भी मान रहे थे कि इन सब में मुजाहिदीन का हाथ है, लेकिन तभी उन्हें एक रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है जिसमें पाकिस्तान के मंत्री लोग आपस में बात कर रहे थे और वही सबूत ये साबित करने के लिए काफी था कि इन सब में पाकिस्तान शामिल है। इन सबको यह सबूत सुनाने के बाद उसे पब्लिकली पेश कर दिया जाता है और इंडिया में क्या, पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना में भी यह न्यूज फैल जाती है। यह रिकॉर्डिंग सभी सुनते हैं और सभी को पता लग जाता है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ है। अब हर कोई परेशान हो चुका था। नवाज शरीफ तुरंत ही मुजफ्फर के पास जाते हैं और तुरंत आदेश देते हैं कि इन सब चीजों को तुरंत ही रद्द कर दिया जाए। लेकिन अब मुशर्रफ अपने इस मिशन से पीछे हटने वालों में से नहीं था। वह अपने कुछ पेपर्स दिखाता है जिसमें कि नवाज शरीफ ने खुद साइन करके इन सब की अनुमति दी थी, क्योंकि यहाँ पर नवाज शरीफ सोच रहे थे कि वह सारा का सारा इल्जाम मुशर्रफ के ऊपर लगा देंगे और वह एकदम क्लियरली बच जाएंगे। लेकिन नवाज अपने खिलाफ सबूत देखकर अपना विचार बदल देते हैं। इधर फाइनली टोनी और डोली अपने फाइनल मिशन पर निकलते हैं और आज वह बॉम्ब के साथ उसे प्रैक्टिस पर हमला करने वाले थे। थोड़ी ही देर में टोनी को पता लगता है कि उसका स्पीड मीटर काम करना बंद कर दिया है और बिना स्पीड मीटर के बॉम्ब को गिराना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन तभी डॉली बताता है कि वो उसे गाइड करेगा, कितना आगे जाना है, कितनी स्पीड पर वो चल रहा है और वो दोनों इसी पर फिक्स करते हैं। उधर इंडियन आर्मी के सरताज भी अपने सोल्जरों को इत्तला कर चुके थे कि जैसे ही बॉम्ब गिराया जाता है वह तुरंत ही बाकी के बचे हमलावरों को मारकर वहां पर कब्जा जमा ले। इधर अब हमलावरों को जहाज की आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन जहाज कहीं दिखाई नहीं देता क्योंकि वह जहाज काफी ज्यादा ऊपर था और उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनके ऊपर थोड़ी ही देर में बॉम्ब गिरने वाला है। वे वहां से भाग पाते इससे पहले बॉम्ब गिरकर वहां बुरी तरह ब्लास्ट कर देता है, जिसके बाद इंडियन आर्मी के सोल्जर्स वहां पहुंचकर बाकी के बचे आतंकवादियों को खत्म कर देते हैं और इस युद्ध में इंडिया को बड़ी जीत मिलती है और वे अपना 1 पॉइंट बचा लेते हैं। इधर पाकिस्तान के लोग भी अचंभित हो चुके थे कि वो हमला कैसे कर पा रहे हैं, जबकि ऐसा करना तो नामुमकिन था। कुछ दिनों बाद उनको एक जीपीएस प्रोवाइड किया जाता है जिसमें कि वह अब लगातार हमले पे हमला किया जा सकते थे और बिल्कुल ऐसा ही होता है। उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करके एक के बाद एक बॉम्ब गिराए जाते हैं और काफी लोगों को खत्म कर दिया जाता है। लेकिन इधर पाकिस्तान में मुशर्रफ जावेद को बताता है कि अपने सैनिकों को कहो कि वहाँ लगे कैबिनेट में जाकर छुप जाया करें और वे सभी बिल्कुल दोबारा से ऐसा ही करते हैं। जैसे ही हवाई हमला होता है वे सभी जाकर पत्थरों के बीच में छुप जाते हैं और थोड़ी ही देर में जब इंडियन आर्मी वहां पर पहुंचती है तो उसे यानी कि इंडियन आर्मी को वहीं पर खत्म कर दिया जाता है और इसी के साथ यह एपिसोड यानी कि 5वां एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब छठे और लास्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अब इंडिया को एक और बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है। उसके कई सैनिक मारे जाते हैं और उन सैनिकों की हालात बहुत ही खराब कर दी जाती है। लेकिन पाकिस्तान का एक आदमी पकड़ा जाता है। बाद में उसे समझाया जाता है कि अगर वह अपना अच्छा बयान दे देगा तो उसे जेल में बंद रखा जाएगा और अच्छा खासा खाना पानी मिलेगा, उसका जीवन अच्छा खासा बीतेगा। लेकिन अगर उसने कुछ नहीं बताया तो बाहर जवान खड़े हुए हैं, वे अंदर आकर उसे नोच खाएंगे। सरताज की यह बात सुनकर वो आदमी सच्चाई बताने को तैयार हो जाता है। इसके बाद टोनी तय करता है कि वे सभी अब रात को हमला करेंगे क्योंकि रडार में वह मिसाइल दिखाई नहीं देगी और वह इसी तरह से लगातार हमला कर सकते हैं। अब इसकी जानकारी पटने को दी जाती है। हालांकि पटने इस बात से राजी नहीं था, लेकिन उसके पास अभी कोई रास्ता भी नहीं था और वह इसके लिए इजाजत दे देता है। अब रात में ही हमला शुरू हो जाता है। आतंकवादियों को पता भी नहीं था कि हमला कहां से होने वाला है। वे जब तक टारगेट फिक्स करने के लिए अपनी मिसाइल सेट करते हैं तब तक बॉम्ब गिरा दिया जाता है और वहां पर एक बड़ा हमला होता है। ऐसे ही एक के बाद एक हमले होते रहते हैं। इसी बीच नवाज शरीफ को लगता है कि कहीं वो जंग हार तो नहीं रहे हैं और इसी की जानकारी लेने के लिए वह पाकिस्तान के बेस पर पहुंच जाते हैं, जहां वो हॉस्पिटल में देखते हैं कई सारे सैनिक घायल लेटे हुए थे। वो वहां पर देखकर समझ जाते हैं कि पाकिस्तान वहां पर हार रही है और वह तुरंत ही दोबारा से सब कुछ बंद करने का आदेश देते हैं। इस बार जावेद भी उनकी इस बात से राजी था। वह तुरंत ही मुशर्रफ को कॉल करके सारी चीजें बताता है, लेकिन मुशर्रफ अपनी पोस्ट का फायदा उठाते हुए जावेद को उसकी पोस्ट से हटा देता है। अब दोबारा से रात में हमला करने के लिए फाइटर्स प्लेन वहां तक पहुंचते हैं, लेकिन इस बार उनके ऊपर मिसाइल दाग दी जाती है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वह बिना प्लेन देखे मिसाइल कैसे चला रहे हैं। वे सभी तुरंत बेस पर वापस आ जाते हैं। तभी पटने एक आदमी के साथ आता है। वो आदमी उन्हें एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें कि पता लगता है कि अब उन सब के पास रडार सिस्टम है। रडार सिस्टम में वे सभी प्लेन की लोकेशन देख लेते हैं और उसी के हिसाब से मिसाइल दाग देते हैं। तब बोल्डी अजय सर का वही पुराना आइडिया देता है जिसमें कि कई सारे प्लेन्स मिलकर एक बड़ा बिंदु क्रिएट करते हैं
और ऐसा करके वे सभी वहाँ के आतंकवादियों को चकमा भी दे सकते थे। वे अब इसी पर काम करते हैं और अगली रात को हमला करने के लिए पहुँच जाते हैं। सभी अपने अपने प्लेन की पोजीशन लेने का तय करते हैं। सभी अलग अलग रास्ते एक जगह पर मिलने वाले थे। बोल्डी और ढोली दोनों घाटियों के बीच से होते हुए उसी लोकेशन पर पहुंचते हैं और पास आकर एक बड़ा बिंदु क्रिएट करते हैं, जिसमें कि पूरे के पूरे 8 जहाजें होती हैं और वो अपनी पोजीशन को मेल मिलाप करते हुए हमला करने के लिए पहुंच जाते हैं। अब उनके रडार सिस्टम में सिर्फ यही दिखाई देता है कि कोई पैसेंजर प्लेन उनकी तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। थोड़ी ही देर में उन्हें पता लगता है कि वह पैसेंजर प्लेन उनके ऊपर नीचे हमला करने के लिए उतरता आ रहा है। थोड़ी ही देर में वे सभी प्लेन्स अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग जगह पर जाकर हमला कर देते हैं, जिससे कि सारे चेक पॉइंट्स पर वापस से इंडिया अपना तिरंगा फहरा देता है। इधर नवाज शरीफ अमेरिका पहुंच चुके होते हैं। वहां के प्रेसिडेंट बताते हैं कि उसके पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला तो ये कि वो मान ले कि इंडिया पर हमला उन्होंने करवाया था, और दूसरा कि वह सभी अपने आर्मी अफसर को कश्मीर को खाली करने को कह दें। अब हर तरफ से नवाज फंस चुका था। पाकिस्तान में दंगे फसाद होने लगे थे, नवाज के पुतले जलाए जा रहे थे, जबकि इसी के साथ इंडिया में जश्न मनाया जा रहा था। सरताज के पास पाकिस्तान सोल्जर्स की बॉडी होती है, लेकिन वह बिना उनके साथ कोई दुर्व्यवहार किए उनकी बॉडी को अच्छे तरीके से दफनाने का तय कर लेते हैं। इधर एयरबेस पर खुशी का माहौल होता है। जब यह खबर अलका टीवी पर देखती है तो वह भी खुश हो जाती है। अब वह अपना क्वार्टर छोड़कर हमेशा के लिए अपने घर के लिए जा रही थी। कुछ महीने बीत जाते हैं। अब अलका एक पेट्रोल पंप पे कार्य करती है। इसी के बीच एक दिन उसके पास टोनी आते हैं और उससे बातें करते हैं, और इसी के साथ यह सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो